How is everyone doing today? Is everyone okay? Okay, that's good if you're doing well, and I hope you will do well. Okay, technology development एंड ट्रांसफ़र इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम बात करेंगे आज किसकी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की और ट्रांसफ़र की। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्पस क्या है, जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो करता क्या है या उसका पर्पस क्या है, क्यों चाहिए हमें। जब भी कभी हमारी ड्रग की क्वालिटी हमको देखनी है, कंसिस्टेंसी में एक तरीके से कंसिस्टेंट ड्रग क्वालिटी होनी चाहिए ऑल अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग साइड पर जो हम क्वालिटी देखेंगे हम ड्रग की वो सेम रहनी चाहिए। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारी हेल्पफुल होती है जब भी टाइम आता है हमारी मार्केट करने का किसी प्रोडक्ट को या किसी न्यू प्रोडक्ट को, तो उस टाइम ये हेल्पफुल होता है, थोड़ा एक्सेलरेशन मिल जाता है, इसके थ्रू जल्दी काम हो जाएगा अगर देखा जाए तो। अब देखो फेजेस होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, फेजेस होते हैं जैसे कि पहला फेज़ हमारा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जहाँ पर जो हमारी ड्रग फॉर्मुलेशन है, जो हमने ड्रग फॉर्मुलेशन बनानी है उसको डिस्कवर किया जाएगा, फिर उसको ऑप्टिमाइज भी किया जाता है साथ साथ। सेकंड जो है हमारा, देखो पायलट स्केल अप हमने पढ़ा था, पायलट स्केल अप में हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी टेस्ट फॉर्मुलेशन को लार्जर स्केल पर ले जाने से पहले उसको पायलट स्केल अप स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद जब हम कमर्शियल लेवल पर लेकर जाते हैं किसी फॉर्मुलेशन को, वहाँ पे हम एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के चैलेंजेस देख पाते हैं, ठीक है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमें एडजस्ट करके अपनी फॉर्मुलेशन को अच्छा बनाना होता है, वो हम इस फेज़ पर बनाते हैं। पहले आप क्या करोगे, पहले किसी ड्रग फॉर्मुलेशन को फाइंड आउट करोगे, डिस्कवर करने से पहले मतलब हो गया सब डिस्कवर, फिर आप उसको मूव करोगे कि एक स्मॉल लैब एरिया से निकल कर डिस्कवर आप किस पे करोगे, लैब लेवल पर करोगे, लैब से फिर आप पायलट लेवल पर जाओगे, वहाँ स्टडी करोगे कि जिससे जब हम आगे कमर्शियल लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ हमसे गलतियाँ ना हो, या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो हम उसको यहीं पे आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, हम जैसे कि मूव करते हैं टेक्नोलॉजी को कहाँ से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक। हमारी जो टेक्नोलॉजी मूव होती है पर्टिकुलरली R&D से एक प्रोडक्शन तक जाती है, जिसमें हमारा प्रोसेस वैलिडेशन है या फिर डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेनिंग है, इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ना TT की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। साथ ही साथ फिर हम पहुँचेंगे कमर्शियल डेवलपमेंट पे या कमर्शियल प्रोडक्शन पे। कमर्शियल प्रोडक्शन की हमने देखो यहाँ बात की थी, यहाँ ये हुआ था कि हम एक फुल स्केल पर पहुँचेंगे, जो हमारी एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पे हम लोग मेंटेन करेंगे अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ, लोगों की डिमांड है या फिर कस्टमर की डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड है, उसकी लेवल तक रीच करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे बहुत बड़े लेवल पर। देखो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आपके हर जगह आते हैं, जैसे कि हमारा स्केलिंग अप में सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब आप एक छोटे से मैन्युफैक्चरिंग से एक बड़े कमर्शियल लेवल पर जाओगे, पहला चैलेंज वहाँ आएगा, क्योंकि मेंटेन करना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है या फिर ट्रेनिंग पर्सनल जो हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, सारे जितने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं आपको वो मैच करने हैं, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। साथ ही साथ अब सक्सेस फैक्टर्स आते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बहुत नेसेसरी हैं, जो सक्सेस में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं ना साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे आपकी क्लियर कम्युनिकेशन हो पाए, साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन की डिटेलिंग हो पाए, आप उसको डिटेल में प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओ, साथ ही क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी रहेगी, सेम रहेगी लगातार, तो अच्छे चांसेस हैं कि प्रोडक्ट ग्रो करे या सक्सेस हो पाए। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे कि जो आने वाले स्केल अप हो जाएगा जब हमारा कुछ भी, तो उसमें हमें रिस्क जो होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, वो सबसे नेसेसरी है कि हमारा सक्सेसफुल स्केल अप हो पाए, ठीक है, या फिर हमारे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के लिए असेंशियल होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट्स आते हैं, अब देखो ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट होता है, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारे ग्लोबल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है। जब हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली होना हो तब हमारा TT हमको सपोर्ट करेगा, ठीक है, एक तरीके से ये सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, कॉस्ट को ना रिड्यूस कर देगा और हेल्थ केयर एक्सेस को बढ़ा देगा। ग्लोबल आप ग्लोबल लेवल पर देखो तो हमारा TT कितना हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा, TT मतलब यार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, समझ आ रहा है तुमको, ठीक है।
तो वहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, हेल्थ केयर इंप्रूव होगी ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर में अगर देखो बहुत सारे डिजिटल एडवांसमेंट हैं, लाइक जो स्ट्रीमलाइन है एक तरीके से, लगातार एक लाइन में है, अगर स्ट्रीम में देखोगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत सारे डिजिटली आप देखोगे एडवांसमेंट हैं। और अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि एडवांसमेंट आप देख सकते हो, बहुत सारे एडवांसेस हो गए हैं टेक्नोलॉजी में आजकल। और जिससे हमारा क्या होता है, अगर एक देखा जाए आप ग्लोबली बहुत इजीली इफ़िशेंटली उसको ले सकते हो या फिर उसको ग्रैब कर सकते हो, देख सकते हो, साथ ही साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ग्लोबली इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है, सिर्फ किसकी वजह से, हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से। अब हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। WHO एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करना है या उनका मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है या फिर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। उनको कंट्रोल किया जाता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर जब भी हम कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखो पर्पस और स्कोप की अगर हम बात करें ना, तो एक तरीके से हमारा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, प्रॉपर फ्रेम है। फ्रेम में आप देखोगे कि एफिशिएंटली या इफेक्टिवली ट्रांसफ़र हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसफ़र कर पाए, साथ ही साथ एनालिटिकल मेथड्स हो, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, सारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए। हमारे उस फ्रेमवर्क में ट्रांसफ़र जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का या फिर एनालिटिकल मेथड्स और उसके से रिलेटेड इन्फो जो भी है सब प्रोवाइड होना चाहिए। ये हमारा कौन करेगा, हमारा टीटी भाई सब करेंगे। ठीक है, टीटी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ये एक तरीके से मैनेजमेंट में भी हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। और स्कोप क्या है, आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपने ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर API। अब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वहाँ पर, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो आप। कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, अब देखो आप ये पूछोगे कि API पे कैसे अप्लाई होगा। अब देखो पर्पस क्या है, फ्रेमवर्क बनाएगा, API का भी फ्रेमवर्क बनाएगा, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी फ्रेमवर्क बना सकता है, या बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स हैं उसका एक तरीके से फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ अप्लाई करोगे। की प्रिंसिपल्स हमारे जो होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस है। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करता है थ्रू आउट द ट्रांसफ़र, पूरे ट्रांसफ़र के टाइम पे। डॉक्यूमेंट्स में हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेसेबिलिटी है, उसको बरकरार रखता है। कम्युनिकेशन में ये हमारी नॉलेज ट्रांसफ़र, जैसे सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट होता है ना, वहाँ पे एक तरीके से फैसिलिटेट करता है नॉलेज को ईजीली। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं, ये हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है, एडेयर करेगा किसको, हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। साथ ही साथ जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 यूनिट होती है, हमारी सेंडिंग यूनिट और एक हमारी रिसीविंग यूनिट। ठीक है, जो सेंडिंग यूनिट क्या करेगा, हमें एक तरीके से प्रोवाइड करेगा कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को। साथ ही साथ जो हमारा रिसीविंग यूनिट होगा वो एसिमुलेट करेगा या इम्प्लीमेंट करेगा टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होगा, ये उसको कंप्लीटली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ये एक तरीके से सेंडिंग और रिसीविंग तो आप समझ रहे होंगे, एक रिसीव कर रहा है, एक सेंड कर रहा है। साथ ही साथ जो फेज होते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये होता है कि वहाँ आप ऑब्जेक्टिव बताओगे कि जो आपकी प्लानिंग है या प्रोजेक्ट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइमलाइन है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ आप सब कुछ बताओगे। साथ ही साथ जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है, डेटा कलेक्शन में सारा प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन में लिखना, लाइक डिस्क्राइब करोगे आप एक तरीके से, या तो कलेक्ट करोगे अपना सारा प्रोसेस की कैसे कैसे हमें करना है, साथ ही साथ एनालिटिकल मेथड्स होंगे। डेटा कलेक्शन में ये सोचो जो आपका प्लानिंग है, प्रोजेक्ट को कैसे प्रॉपरली पूरा करना है या कैसे हम उस प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर हम उसका सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। सोचो कि हमारा जो प्रोसेस है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, या एनालिटिकल मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर होने वाला है, और हमारी क्या क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होंगी जो हमें रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स या रेगुलेटरी कंप्लायंस के बेसिस पे करना है। फिर हम देखेंगे अपना गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस में क्या होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं या एड्रेस करते हैं जो भी डिफरेंस हमारे सेंडिंग यूनिट या रिसीविंग यूनिट प्रोसेस में आते हैं ना, उसके बीच के डिफरेंसेस को, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर साथ ही साथ उनको एड्रेस करेंगे। ये हमारा गैप एनालिसिस में आता है।
ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है या एनालिटिकल मेथड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, साथ ही साथ वैलिडेशन और वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसको एट द एंड हम उसको रेगुलेटरी सबमिशन और अप्रूवल के लिए सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी ट्रांसफ़र की एक्टिविटी होती है, कैसे हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये सारा हमारा इसमें आ जाएगा फेजेस जो हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती हैं, हमारे ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक आउटलाइन होती है ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ की, वो फुलफिल होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं प्रोसेस के लिए, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं या स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं प्रोसेस के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। देखो, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो कि ये हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या पढ़ रहे हैं। हमारी एक इंडस्ट्री है पर्टिकुलर, अगर सोचो आप कभी सेट करने वाले हो फ्यूचर में इंडस्ट्री, तो सोचो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको यूज़फुल हैं या फिर आपके आने वाले समय में काम आएंगी, कि जब भी आपको सेटअप करना है अपनी इंडस्ट्री को, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लेकर जाना है या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तो उस टाइम ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ओनर बन के बैठ जाओगे, आपको पता होनी चाहिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ऐसे ऐसे प्लानिंग चलता है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ना एक छोटे लेवल पर काम चलता है, सबको मिलाकर ही तभी इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, काम तो होना ही है अंदर, उसको देखो। फिर जैसे डॉक्यूमेंटेशन तो आप हर लेवल पर तैयार करोगे, सब जगह तैयार होने वाला है। फिर रिपोर्ट्स तैयार होंगी, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। डॉक्यूमेंट ऑल ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़, ठीक है, वैलिडेशन, डिविएशन, सब कुछ आप उसको ट्रांसफ़र करोगे, उस डॉक्यूमेंट में सब कुछ होगा, प्रॉपर्ली आप उसको रिपोर्ट करोगे। फिर हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंस होता है, वहाँ पे हम एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो हमें मेंटेन रखना चाहिए। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी सबमिशन होते हैं, ठीक है, आपको अथॉरिटीज़ को अपडेट करना है, अगर कोई पर्टिकुलर चेंज हुआ है वो सब फॉलो अप करना पड़ता है, सब कुछ अपडेट करना रहता है उनको। साथ ही साथ हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आई गेस आपको ऊपर जितना पढ़ा है उसमें सब समझ आ गया होगा कि एक तो टीटी होता है, एक एसयू है, एक आरयू है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स हैं, वैलिडेशंस हैं। इसको आप एक तरीके से, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, सेम वही है कि सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है जो कंट्रोल करता है हमारे किसी भी प्रोसेस का ट्रांसफ़र। ठीक है, वो एक तरीके से जिसमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन है या एक्सपर्टीज़ हैं डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बीच में या मैन्युफैक्चरिंग साइट के बीच में क्रॉस जो यूज़ किया जाता है वो हमारा टीटी होता है। सेंडिंग यूनिट जो हमारा ओरिजिनेटिंग यूनिट होती है या प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी को, कि टेक्नोलॉजी टू बी ट्रांसफर्ड। रिसीविंग यूनिट जो जहाँ पर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पहुँचनी है या जो कोई रिसीव करेगा फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगा उस टेक्नोलॉजी को, वो हमारा होता है रिसीविंग यूनिट। फिर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड प्लान होता है, ठीक है, वो आउटलाइन करता है ट्रांसफ़र प्रोसेस को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, एक्सेप्टेंस को, ये सारे हमारे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स में आते हैं। साथ ही साथ हमारी ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स आती हैं। रिपोर्ट्स में ये होता है जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से लेके सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, जिसमें हमारी क्या क्या ट्रांसफ़र की एक्टिविटीज़ हैं, रिजल्ट हैं, यहाँ प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रोटोकॉल्स में। रिपोर्ट्स में हमारी एक्टिविटीज़, रिजल्ट, डिविएशंस हैं। वैलिडेशन में हमारा प्रोसीजर का डेमोन्स्ट्रेशन है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन में हमारा प्रोसेस का, एक्टिविटी का, ठीक है। क्वालिफिकेशन में हमारा इक्विपमेंट्स का एक तरीके से जो वेरीफाइंग है, हमने इक्विपमेंट्स वेरीफाई किया है कि जी ये करेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं या एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहे हैं, उसका क्वालिफिकेशन हम दे देंगे। साथ ही साथ जो प्रोसेस एनालिटिकल टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो डिज़ाइन करता है, एनालाइज करता है, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर पैट को हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम इन प्रोसेस मेजरमेंट टू इंश्योर क्वालिटी, ठीक है, रियल टाइम आप साथ ही साथ इन प्रोसेस मेजरमेंट जो होगा जिससे हमारी क्वालिटी मैनेज होगी। या आप ये सोचो एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जिससे कि एनालाइज कर सको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रियल टाइम वर्ड में, ऐसा या फिर इन प्रोसेस में मेजरमेंट कर सको जिससे क्या हो, क्वालिटी मेंटेन हो। एट द एंड हमें पहुंचना कहाँ है, क्वालिटी पे। और ये हमारे जो 3 यूज़ होते हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्स होते हैं, आप समझ लो, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे प्रोसेस वेरीफाई का या करेक्टली जो हमारे इक्विपमेंट हैं सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फिर साथ ही साथ अगर देखो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें आता है, ठीक है। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में हम ये चीज़ें देखते हैं, रिव्यू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या एक्सेस करते हैं। कोई भी ऐसा रिस्क है
जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकता है, वहाँ पे उसको देखा जाता है। इसको देख के फिर उसको आगे कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारा GMP आ गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। वहाँ पे क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। साथ ही साथ उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ ही कंट्रोलली या सही से प्रोड्यूस किया जाता है। वो काम हमारे किसका होता है, GMP की गाइडलाइंस के थ्रू हो पाता है सब कुछ। अब हमने देखा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल। जैसे हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक प्रोटोकॉल है, उसमें हम फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल में आप क्या लिखोगे, प्रोटोकॉल में आप प्रोसीजर क्या आउटलाइन करोगे कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका एक प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, कोई भी फैसिलिटीज़ है हमारी, A और B फैसिलिटीज़ है, उनके बीच में ट्रांसफ़र करने का एक प्रोसेस को आउटलाइन किया जाता है या प्रोसीजर को आउटलाइन किया जाता है, जिससे कि हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर सके दो फैसिलिटीज़ के बीच में, जिससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जैसे कि हमारा प्रिपरेशन। सबसे पहले आप अपना ट्रांसफ़र का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन करोगे। देखो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। हमारे डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर किया जाएगा कि उसका क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफ़र का। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल टीम्स हैं, जैसे हमारी SU है, एक हमारी RU है। ठीक है, एक हमारी सेंडिंग यूनिट है, एक हमारी रिसीविंग यूनिट है। साथ ही साथ फिर डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू होगा। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में क्या होगा, जो हमारे असेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। इस असेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हमारे बैच के रिकॉर्ड्स होंगे, साथ ही साथ SOPs होंगी, वैलिडेशन रिपोर्ट्स होंगी। एक तरीके से ये रिव्यू कर सकते हैं गैप्स को या डिस्क्रिपेंसीज को जिनके लिए रिजोल्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन इसी में सब में अटैच होगा। ये प्रॉपर हमारा प्रोटोकॉल है कि ऐसे बनाया जाएगा। फिर रिस्क असेसमेंट होता है, जो हमारे ट्रांसफ़र के टाइम में पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, या फिर कोई मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी कि ना हो ऐसा। ठीक है, ट्रेनिंग होगी, हमारे जो पर्सनल हैं रिसीविंग साइट पर, या फिर उनको ट्रेन किया जाएगा कैसे जो प्रोसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं या क्रिटिकल ट्रांसफ़र एलिमेंट्स हैं उनके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसको हम, जैसे फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट सेटअप होता है ना, कि जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिसीविंग साइट पर ज़रूरी होता है वो देखा जाता है। ठीक है, इसके वो रेडी स्टेट में है या नहीं, हमारा स्ट्रक्चर नेसेसरी के जो हमारी नेसेसिटी है उसके हिसाब से है या नहीं। जो भी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स होते हैं वो किए जाते हैं कि अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है, कुछ कैलिब्रेशन करना है, वो किया जाएगा। साथ ही साथ प्रोसेस वैलिडेशन में वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे प्रोसेस की रिलायबिलिटी कंफर्म हो पाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंफर्म हो सके। ये हमारे वैलिडेशन प्रोसेस में होता है। फिर ट्रायल बैचेस होते हैं, जैसे कि हमारा इनिशियल बैच है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कि वो वैलिडेट कर सके ट्रांसफ़र को। ठीक है, प्रोड्यूस इनिशियल बैचेस टू वैलिडेट द ट्रांसफ़र। साथ ही साथ जो भी हम एक प्री डिफाइंड क्वालिटी क्राइटेरिया है हमारा, उसके अगेंस्ट इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, जो पहले से ही बताया गया या पहले से ही डिफाइंड क्वालिटी क्राइटेरिया है, उसके अगेंस्ट आप ना इस ट्रायल बैच को, एक तरीके से इनिशियल बैच को इवैल्यूएट करोगे। साथ ही साथ जो एनालाइज किया है, ट्रायल डेटा का जो एनालिसिस है, या फिर एक तरीके से आप बोलो डिविएशन को एड्रेस कर रहे हो, तो वो आपको एक तरीके से देखना है, रिव्यू करना है, जो हमारे अप्रूवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है, सारा जितना भी ट्रायल के बेसिस पर ये बैच था हमारा, उसका जो डेटा और सारा डॉक्यूमेंटेशन है रिव्यू के लिए, वो सब होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कंप्लीशन होना चाहिए। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे प्रोसेस और आउटकम पे, वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर पोस्ट ट्रांसफ़र मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, मॉनिटर किया जाएगा प्रोडक्शन को रिसीविंग साइट पर एक डिफाइंड पीरियड के टाइम पर, जिससे कि देखा जाएगा क्वालिटी को और एड्रेस किया जाएगा इश्यूज को। ठीक है, जब भी कभी ट्रांसफ़र होने वाला है उससे पहले रिसीविंग साइट पर प्रोडक्शन को मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जिससे कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उस जगह बनने वाला है, या जैसे हम कुछ भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं,
देखो, जब कोई भी टेक ट्रांसफ़र होने वाला है किसी भी रिसीविंग साइट पर या रिसीविंग यूनिट पर, उस रिसीविंग यूनिट पर पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्शन चल रहा होगा, उस प्रोडक्शन को मैनेज किया जाएगा, प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाएगा कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड तक उसको मॉनिटर करोगे। मॉनिटर करने के बाद क्या देखोगे कि जैसे कोई क्वालिटी सही से मेंटेन हो पा रही है या नहीं, या फिर कोई इशू आ रहा है, वो सब देखा जाता है। ये हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स में आता है। फिर हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अब देखो कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा असेसमेंट होता है। ठीक है, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट का जो एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होता है, वहाँ पे क्या होता है, उस प्रोसेस में असेसमेंट होता है। वो उस प्रोसेस में असेसमेंट होगा, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, रिव्यू ऑफ रिस्क, ठीक है, रिव्यू रिस्क सब कुछ किया जाता है। जो क्वालिटी है ड्रग प्रोडक्ट की या उसकी पूरे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में, वो पूरे टाइम किया जाता है। अब ये बताओ, आपका जैसे ड्रग प्रोडक्ट में अगर आप पूरे उसके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में ये सारा सिस्टमैटिक प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, रिव्यू रिस्क ऑफ द क्वालिटी, तो ये इसलिए किया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का हो, हाई क्वालिटी का डिलीवर हो पेशेंट को। ऐसा ये सारी चीज़ें ना जो हम अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, इसमें आप ये सोचो जो इंडस्ट्रियल लेवल पर वर्क होता है, उसका काम क्या होता है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना और उसको पेशेंट तक डिलीवर करना। ये इसका मेन टारगेट होता है। इसी के बेसिस पे सारे सिस्टमैटिक प्रोसेसेस अप्रोचेस होती हैं। अब हमारे जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है उसका प्रिंसिपल क्या है, एक तो साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, जो डिसीजन होता है वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिया जाता है। साथ ही साथ जो रिस्क बेस्ड अप्रोच होते हैं, वहाँ कोई क्रिटिकल एरिया है उस पर फोकस किया जाएगा, जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिस्क से समझ जाओ, कोई ऐसा इशू है या ऐसी कोई चीज़ है जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऊपर नीचे हो रही है, रिस्क जहाँ समझ जाओगे ना, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है या कोई ऐसा हमको मिल गया है पॉइंट कि हम बता सकते हैं यही रीज़न है, इसकी यही इशू रीज़न है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को हार्म कर रहा है। साथ ही साथ जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। लाइफ साइकिल मतलब हमारे प्रोडक्ट की जितनी लाइफ साइकिल है, ठीक है, प्रोडक्ट की जितना लाइफ टाइम है, उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ये क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट चलता रहता है। इसके स्टेप्स होते हैं, देखो, सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आप उसका इवैल्यूएशन करोगे, फिर रिस्क कंट्रोल में रिडक्शन और एक्सेप्टेंस को देखोगे कि रिडक्शन हो रहा है या एक्सेप्टेंस है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन की जाएगी रिस्क मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में, फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, देखो, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन में ये होता है कि हम कहाँ गलत हुआ है या कहाँ क्या इशू आया है उसको पता करना है हमें। साथ ही साथ फिर पता करने के बाद हमें समझना है और कैसे कैसे उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है वो जानना है। इवैल्यूएशन में आप उसको कंपेयर करोगे अपने गिवन रिस्क क्राइटेरिया से, ठीक है, कंपैरिजन चलता है दो के बीच में। और रिस्क रिडक्शन में ये होता है कि आप ना उसको कम कैसे करोगे, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लोगे पर्टिकुलरली, जिससे कि क्या हो, वो रिस्क रिडक्शन या मिटिगेट करोगे रिस्क को। साथ ही साथ एक तरीके से डिसाइड करोगे, रिस्क एक्सेप्टेंस में ये डिसाइड होता है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, जो रेजिडुअल रिस्क है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। साथ ही साथ आप ना कम्युनिकेशन करोगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के या स्टेक होल्डर्स के बीच में, इंफॉर्मेशन शेयर करोगे अपनी सब चीज़ों के बारे में जितना ये स्टेप्स लिया गया है। फिर वो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे रिस्क को टाइम पीरियड के हिसाब से, वैसे मैनेजमेंट होगा। अब साथ ही साथ कुछ टूल्स हैं जो हमारे QRM में यूज़ होते हैं, जैसे फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, रिस्क रैंकिंग एंड फिल्टरिंग। ये हमारे सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट में। कुछ एप्लीकेशंस हैं क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जैसे प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग करनी हो, या इक्विपमेंट की क्वालिटी मतलब सूटेबिलिटी या रिस्क चेक करना हो, या कुछ भी हमारा एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र है तो आपको रोबस्ट और रिलायबल हो वो। साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने कुछ कंट्रोल ओवर रिस्क दिया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, उसके बेसिस पर देखोगे। फिर अब आता है हमारा ट्रांसफर फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। हमने देखा था पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, फिर वो प्रोडक्शन पे मूव करता है। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जब स्केलिंग अप होता है, ठीक है, जब भी स्केल अप होगा तो क्या चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है प्रोसेस की स्केलेबिलिटी की,
ठीक है। स्केलेबिलिटी में ये चेंज आता है कि हमारे इक्विपमेंट्स बदल जाते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स में चेंज आता है, बैच साइज में चेंज आता है, जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को इवेंचुअली अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? आप कभी भी कोई छोटे उस पे बना रहे हो, वो ज़्यादा बेटर होगा जब बड़े चीज़ पे बनाओगे, क्योंकि हमें पता होता है मेजरमेंट कितना है, क्या है, सब कुछ है, बट फिर भी थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस आ जाते हैं। ये हमारा एक चैलेंजिंग पार्ट है। फिर हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर प्रोडक्शन लेवल पर थोड़ा अलग चला जाता है। साथ ही साथ जो नॉलेज ट्रांसफ़र है उसमें इंश्योर होता है कि जो हमारी नॉलेज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो, ऐसा नहीं है कुछ छूट जाए। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, कभी कभी कुछ होता है नहीं पहुंच पाया सही से। साथ ही साथ फिर प्रोसेस ट्रांसफ़र होता है। स्केल अप कंसिडरेशन में ये होता है जैसे हमारा इक्विपमेंट डिफरेंसेस आ जाते हैं, प्रोसेस पैरामीटर्स में डिफरेंस आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना रहता है। देखो, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर सकते प्रोडक्शन स्केल इक्विपमेंट से, बट चांसेस है कर जाए। हमारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स थोड़े बहुत आप मान लो कि डिफरेंट होते हैं, अगर प्रोडक्शन लेवल पर बात की जाए तो हो जाते हैं। वहीं साथ ही साथ जैसे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं हमारे, मिक्सिंग का टाइम अलग हो जाएगा, टेम्परेचर अलग हो जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है ना, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, तो वहाँ पे टाइम अलग हो जाएगा, टेम्परेचर अलग हो जाएगा, कुछ पैरामीटर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। अलग होने की वजह से हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ऑप्टिमाइजेशन में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को लार्जर स्केल पर मेंटेन करने के लिए प्रोसेस में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। फिर हमारा वैलिडेशन है, जैसे हमारा कोई भी स्केल्ड अप प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, बताओगे कि एक तरीके से आप वैलिडेट करोगे कि हाँ ये प्रोसेस सही है या सही काम कर रहा है। साथ ही जो हमारा पैकेजिंग ट्रांसफ़र है, पैकेजिंग ट्रांसफ़र में क्या होता है, हमारे मटेरियल की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो नेगेटिवली हमारे प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं कर जाना चाहिए, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारा एक कंसर्न रहता है ना पैकेजिंग के टाइम पे, वो ये होता है। फिर हमारे जो पैकेजिंग इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग इक्विपमेंट्स का जो स्केलिंग पैकेजिंग ऑपरेशन है और वैलिडेटिंग है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, सही से हो। साथ ही साथ हमारी जो लेबलिंग और पैकेजिंग है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या रेगुलेशन गाइडलाइंस के बेसिस पर हो, वो कंप्लायंस कर पाए, ठीक है, ये सारा है। फिर है पैकेजिंग ट्रांसफ़र से आप पहुँचोगे क्लीनिंग ट्रांसफ़र पर। क्लीनिंग प्रोसीजर होता है, क्लीनिंग मेथड होता है जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट के लिए सूटेबल है, या वही हमारा प्रॉपर वही यूज़ करना है, आप कोई और सा प्रोसीजर नहीं यूज़ कर सकते। वैलिडेटेड क्लीनिंग मेथड्स होते हैं कि जो क्रॉस कंटैमिनेशन नहीं कराते या फिर क्लीनिंग इफेक्टिव हो पाए, तो एक तरीके से वो वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट मतलब एक तरीके से प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये सही प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्लीनिंग प्रोसीजर का वैलिडेशन रिजल्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, ज़रूरी है। साथ ही साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जीएमपी कंप्लायंस, प्रोसेस वैलिडेशन रिपोर्ट, क्वालिटी एग्रीमेंट्स, ये सब होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है हमारा ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारे एपीआई, एक्सीपिएंट, फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग मटेरियल, वो सब इंक्लूडेड होते हैं। वो कैसे होता है, अब समझो कि जो हमारा ग्रैन्युलैरिटी है एक तरीके से उसमें डिटेल और डेप्थ है। हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है एक लेवल है जिसमें हमारा सारा डिटेलिंग हुई है, और डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके डिटेलिंग हुई है। हम सारे कंपोनेंट्स जो हैं या प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स हैं उसको थोरोली अंडरस्टैंड करते हैं और इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र करते हैं। पहले उसको प्रॉपरली समझा जाएगा तभी तो ट्रांसफ़र करोगे, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। फिर हमारे एपीआई का ट्रांसफ़र होगा। एपीआई का ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे कि कोई हमारा सिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें डिटेल प्रोसीजर का, केमिकल सिंथेसिस का पूरे डिटेल में आप प्रोसीजर बताओगे, ठीक है। हमारा क्या है, डिटेल और डेप्थ की बात करनी है, सब चीज़ प्रोसेस को डिटेल डेप्थ में बताया जाएगा। जो प्योरिटी रिक्वायरमेंट है आप उसका स्पेसिफिकेशन जो है इम्प्योरिटीज़ का या डिग्रेडेशन का किसी प्रोडक्ट को लेकर, वो प्रॉपरली आप उसमें दोगे, स्पेसिफाई करोगे, डिटेल करोगे। स्टेबिलिटी डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन एपीआई की स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा या कुछ वेरियस कंडीशन में, उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे एक्सिपिएंट ट्रांसफ़र होते हैं
देखो, ये सारे हमारे एक तरीके से फिनिश प्रोडक्ट, एक्सीपिएंट ट्रांसफर, पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे क्या करना है हमें? अब हमको ना इसके बारे में एक डिटेल प्रोवाइड करनी है, सारी चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट्स करके, पूरा डॉक्यूमेंटेड बना के, कंपैटिबिलिटी, एक्सीपिएंट की जो कंपैटिबिलिटी स्टडी है एपीआई और एक्सीपिएंट्स के बीच में, वो प्रोवाइड करनी है। उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हुई है, वो प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी, जो हमारा एक्सीपिएंट सप्लायर है जो हमको सप्लाई कर रहा है वो सही दे रहा है या नहीं, कंसिस्टेंट है उसकी क्वालिटी, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, अडल्ट्रेशन तो नहीं कर रहा है, वो भी एक प्रोसेस में आ जाता है हमारा एक्सीपिएंट ट्रांसफर में। फिर फिनिश प्रोडक्ट आ जाता है, जैसे हमारा फॉर्मुलेशन में हम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि इस पर ब्लेंडिंग, ग्रैन्युलेशन, कंप्रेशन ये ज़रूरी है। कुछ प्रोसेस के पैरामीटर्स हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी कंसिडर करोगे, जैसे कोई शेल्फ लाइफ है, कोई स्टोरेज कंडीशन है, उसके ऊपर स्टेबिलिटी कंसिडरेशन दे सकते हो। साथ ही साथ जो पैकेजिंग मटेरियल है ना, उसके बारे में भी हमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है। इवैल्यूएट किया है उसको देखना है, या क्या पैकेजिंग हमारी क्वालिटी को तो नहीं इधर उधर कर रहा है, ठीक है, ये सब होता है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कोरिलेशन इसका डायरेक्ट अगर देखोगे आप कंपनीज या इंडस्ट्रियल लेवल पे है। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, और आप लोगों को पता है ना डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा तो बोरिंग होता है बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा ना हमको, आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना है इसको। अब देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन ये मेक श्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी हो। आप जो भी एविडेंस या प्रोसेस दिखा रहे हैं वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हों, साथ ही साथ वो ट्रस्टवर्दी हों, कि सही हो, मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी डेटा में या डॉक्यूमेंटेशन में। ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सब होने चाहिए। अब कुछ जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स टाइप है, एसओपीज के बारे में सबको पता है, बीएमआर के बारे में सबको पता है, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, रिपोर्ट्स के बारे में सबको पता है, रिपोर्ट्स के बारे में सबको पता है, एनालिटिकल मेथड, स्पेसिफिकेशन, चेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि हमारा जो एसओपीज है उसमें एक डिटेल इंस्ट्रक्शन होता है रूटीन टास्क के लिए, कि जैसे आपने अपनी लैब्स में देखा होगा, आपकी लैब्स में एसओपीज होंगे। जैसे आपको किसी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है तो उसको कैसे करोगे, किसी को पर्टिकुलर कुछ फॉर्मुलेट करना है तो आप कैसे करोगे। एक एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस होते हैं रूटीन टास्क के लिए, जिससे हमारे प्रोडक्शन की एक तरीके से कंसिस्टेंसी रहती है और क्यूसी मेंटेन रहता है। अब हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें ना ईच बैच, हर एक बैच का रिकॉर्ड्स रखा जाता है, उसमें कोई डिविएशन है या कुछ हमें, जिससे कि एक ट्रेसेबिलिटी हो जाए, हम ट्रेस कर सकें, पता कर सकें हर चीज़ को। साथ ही साथ ना प्रोटोकॉल्स और रिपोर्ट्स में आप अपने प्लान्स बताते हो या अपने प्रोसेस की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को बताते हो, सारी चीज़ें आप प्रोटोकॉल्स में अपना एक्सप्लेन करते हो। फिर एनालिटिकल मेथड्स जो हैं आपके, एनालिटिकल मेथड्स और स्पेसिफिकेशन, उसमें कोई भी प्रोसीजर है उसको डिटेल में लिखा जाएगा, जैसे टेस्ट क्वालिटी है, पोटेंसी है, किसी भी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स से मैच करते हुए वो हम सब करते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए होता है। अब जैसे कुछ भी चेंज कंट्रोल है, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है प्रोसेस में या मेथड में, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। चेंज कंट्रोल में क्या होता है, कभी कभी ना जैसे हमारा कुछ चेंजेस आने होते हैं, 3 लेवल होते हैं हमारे चेंज के, 1 2 3, तो उसके बेसिस पे हमारे प्रोसेस में चेंज हो सकता है, थोड़ा प्रोडक्ट को इधर उधर करने में चेंज होगा। चेंज का मतलब ये नहीं होता प्रोडक्ट चेंज कर दो, प्रोडक्ट में आप थोड़े एनालिटिकल टेस्टिंग डाल सकते हो, एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्टिंग डाल सकते हो, माइनर चेंजेस डाल सकते हो, या पूरे प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत चेंज हो। लेकिन वो जो हमारा टेस्टिंग प्रोडक्ट है या चेंज कंट्रोल का प्रोडक्ट है, वो जो पहले प्रोडक्ट था उसके इक्वल होना चाहिए, इक्वलेंट होना चाहिए। तो वो भी आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना है। वो सब आपको वही रिव्यूवर्स ही बताते हैं, बट स्टिल सब कुछ मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब जैसे हमारा रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन में जीडीपी है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये दूसरी जीडीपी नहीं है, ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली जीडीपी है। इसमें हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक तरीके से एक्यूरेट होने चाहिए, कंप्लीट हो और वेल मेंटेन्ड रहने चाहिए, ठीक है। ये हमारी उनकी जीडीपी नहीं है, ये हमारे अपने इंडस्ट्रियल वालों की जीडीपी है।
साथ ही साथ ऑडिट के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमारा रेगुलेटरी इंस्पेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी रहने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। साथ ही साथ जो डेटा की इंटीग्रिटी है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट होने चाहिए, हमारा डेटा उन स्टैंडर्ड से मीट करे। एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट, ये सब होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए। कुछ की डॉक्यूमेंटेशन है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, जैसे कि हमारा मास्टर बैच रिकॉर्ड्स होता है, उसमें हमारे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे कि हमारा कंसिस्टेंट रहे बैच प्रोडक्शन। स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल्स रिपोर्ट्स हैं, इक्विपमेंट फैसिलिटी मैनुअल्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स हैं, ये सब हमारे की डॉक्यूमेंटेशन है। साथ ही साथ जो हमारा प्रीमिसेस है, इक्विपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, वो क्या होता है, हमारी जो रिसीविंग फैसिलिटी है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है जो हमारा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मेक श्योर करती है हो पाए। और इसके कुछ प्रोडक्शन के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली सपोर्ट कर पाए, जैसे फैसिलिटी का डिज़ाइन सूटेबल है या नहीं, वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से सूट कर पा रहा है या नहीं, वो सब आपको देखना है। साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल है, अब इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस जो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस से है उसको मैच कर सकते हो। कंटेनमेंट एरिया है कि स्पेशलाइज कंटेनमेंट, जैसे कि जो भी हजार्डस है या पोटेंट प्रोडक्ट है उनके लिए है। यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल, वाटर, वेक सिस्टम, HVAC सिस्टम होता है, वो कंसिस्टेंट ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स की लिस्ट होती है जो मशीनरी में मतलब रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए। कैलिब्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा जो रेगुलर चेक्स होने चाहिए कि कैलिब्रेटेड हैं, जिससे हम अपना काम जो है वो इक्विपमेंट्स में प्रॉपरली कर पाएँ। क्वालिफिकेशन, स्केल अप एंड स्केल डाउन, वो डिपेंड करता है कि आप किस साइट पर काम कर रहे हो, दोनों साइट में क्या इक्विपमेंट्स डिफरेंस है उसके बेसिस पर। अब देखो कुछ बहुत सारे टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें नीडेड हैं, जैसे मिक्सिंग ग्रैनुलेशन के लिए आपको प्लानेटरी मिक्सर्स चाहिए, फ्लूइड बेड ग्रैनुलेटर्स हैं, मिलिंग साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल, हैमर मिल, ये सारे इक्विपमेंट्स आपने कहाँ पढ़े हैं, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, याद आया कुछ? ये हमारी कंप्रेसिंग पाउडर इनटू टैबलेट, टैबलेटिंग मशीन्स हैं, कैप्सूल्स, कोटिंग, स्टरलाइजेशन, पैकेजिंग, एनालिटिकल इक्विपमेंट्स, एनालिसिस में देखे थे हमने। तो ये सब हम पढ़ेंगे नहीं, मतलब इक्विपमेंट्स हैं बहुत अलग अलग तरीके के। कुछ क्वालिफिकेशन है, वैलिडेशन है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इंडस्ट्रियल फार्मेसी लेवल पर। अब जैसे हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, तो वहाँ पे क्या होता है, तो बहुत ज़रूरी जो है वो क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन है। ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है जो ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा प्रोसेस, इक्विपमेंट, सिस्टम, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के बेसिस पर हो पाए रिसीविंग साइट पर। ठीक है, रिसीविंग साइट पर ये सब चीज़ें प्रॉपर क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के बेसिस पर हमारे ट्रांसफ़र हो पाए। अब जैसे क्वालिफिकेशन क्या है हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में देखा जाए, ये हमारा एक तरीके से वेरिफिकेशन बोल सकते हैं। ये वेरीफाई करता है हमारे इक्विपमेंट और सिस्टम को जो हमारे रिसीविंग साइट पर पहुंचने के बाद एक रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए, कोई एक स्पेसिफिक लिमिट है या ऑपरेट कर पाए उस, या प्रोसेस जो ट्रांसफ़र होने वाला है वो स्पेसिफाइड लिमिट्स में होना चाहिए। आप ये सोचो, ये हमारी रिक्वायरमेंट से मीट करना चाहिए। जैसे हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन है, वो कंफर्म करता है कि हमारे जो इक्विपमेंट और सिस्टम डिज़ाइन है वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट से मीट कर पाए। मतलब इन सब चीज़ों में ना हमारी एक लिमिट है, हमारा एक स्टैंडर्ड सेट है, एक स्पेसिफिकेशन है। हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो उसे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने के बाद ही उसकी हाई क्वालिटी मतलब मेंटेन हो पाएगी। फिर इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन है कि सही से इंस्टॉलेशन हो पा रहा है नहीं मैन्युफैक्चर के हिसाब से। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होती है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में जो इक्विपमेंट है वो ऑपरेट कर पा रहा है नहीं जो रिक्वायर्ड रेंज थी उसके बेसिस पर। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन पे उसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल प्रोडक्शन कंडीशन के अंडर आ पा रहा है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं परफॉर्मेंस, तो वो सब हम इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन में। फिर वैलिडेशन आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वैलिडेशन आते हैं जिससे कि ये पता चलता है हमारा जो प्रोसेस है या सिस्टम ट्रांसफ़र है ओरिजिनल साइट से जो मूव किया है रिसीविंग साइट पर, वो रिलायबल है और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करता है। ठीक है, रिलायबल सही है। साथ ही साथ एक हमारे वैलिडेशन के टाइप हैं, जैसे प्रोसेस वैलिडेशन है जहाँ पे हमारा कंफर्म करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो बना रहा है वो क्वालिटी कंप्लाइंट प्रोडक्ट है।
साथ ही साथ जो एनालिटिकल मैथड वैलिडेशन है वो वेरीफाई करेगा जो हमारे टेस्टिंग मैथड ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एक्यूरेट और रिलायबल हों। साथ ही साथ जो हमारे क्लीनिंग वैलिडेशंस हैं, क्लीन टू सेफ स्टैंडर्ड हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं, कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन है जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम कंफर्म करते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्वालिटी क्रिटिकल इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड से मीट करे जहाँ भी वो नए इन्वायरमेंट में जा रहा है। इम्पॉर्टेंस हमारा इनका ये है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है जिससे हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। कंसिस्टेंसी, हमारे प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है, क्वालिटी है, वो लाइक सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट पर भी सेम रहे। कॉस्ट एफिशिएंसी आती है। कॉस्ट एफिशिएंसी क्या होता है, जो प्रोडक्शन का एरर होता है वो कम हो जाता है और रिकॉल जो होता है उसका कॉस्ट भी घट जाता है, मतलब कम हो जाएगा। रिकॉल नहीं होगा तो कुछ वो नहीं होगा, तो ये हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी हो गई। रिस्क मैनेजमेंट, हम जो एक तरीके से स्मूथ ट्रांसफ़र हो पाए उससे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। फिर हमारा क्वालिटी कंट्रोल आता है टेक्नोलॉजी में ट्रांसफ़र में। क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में ये होता है, कोई भी प्रोडक्ट है या प्रोसेस है वो हमारे सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक एक स्टैंडर्ड को सेट करके चले, क्वालिटी स्टैंडर्ड से मीट करके चले, बस ये उसका क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है। टेस्टिंग एनालिसिस करेगा, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को मेंटेन करेगा, मतलब सब कुछ स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होगा। इसका अपना खुद का एक स्टैंडर्ड है, यहाँ सब स्टैंडर्ड के बेसिस पे हैं। अब देखो आप, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन होना है, डॉक्यूमेंटेशन होना है, हैंडलिंग करनी है डिविएशन की, सैंपल रिटेंशन है, वो सब हमारा ये की एस्पेक्ट है हमारे क्यूसी के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर हमारे एनालिटिकल मेथड्स आते हैं, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। उसका भी एक तरीके से हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ये होता है कि हमारा कोई भी वैलिडेटेड एनालिटिकल टेस्ट मेथड है, ठीक है, वैलिडेटेड एनालिटिकल टेस्ट मेथड है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है सेंडिंग लैब से रिसीविंग लैब तक। आप ये मान के चलो सारा काम एसयू और आरयू के बीच में हो रहा है, लेकिन एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र को क्या किया जा रहा है, हमारा वैलिडेटेड है, सही है, वेरीफाइड है, इसको हम सेंडिंग से रिसीविंग तक पहुंचाएंगे जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग है वो कंसिस्टेंट रहे। एनालिटिकल टेस्ट है ना, तो प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग सही रहे। पर्पस हमारा ये है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन रहे सेंडिंग लैब से जब भेजा जाएगा। प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के लिए हमारे कुछ आउटलाइंस होते हैं, या आपको डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं तो उसके बेसिस पे किया जाए। मेथड जो है वो फैमिलराइजेशन के उसमें आता है, जैसे कोई भी सेशन है अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए रिसीविंग लैब में तो उसके बेसिस पर किया जाए, ठीक है। फिर हमारा जो ट्रांसफ़र टेस्टिंग है वहाँ पे लैब्स में, देखो इसका मेन काम क्या होता है, सारा जो हमारा सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक जो भी काम जा रहा है उसको मेंटेन करना है, एक एक्यूरेसी, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन और फिर उसके बाद फाइनल अप्रूवल। ये मस्ट होता है, ये करना ज़रूरी होता है कि जिससे ये मेंटेन रहे। कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मेथड असेसमेंट के लिए रिव्यू करना पड़ता है कि ये सूटेबल है या नहीं ट्रांसफ़र के लिए। कुछ ट्रांसफ़र स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कंपेयर करने के लिए, आपकी जो टेस्ट सैंपल साइट्स हैं दोनों पे कंपेयर किया जाएगा, कंपैरेटिव टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही साथ को वैलिडेशन किया जाता है कि हमारा जो जॉइंट वैलिडेशन एफर्ट लगाया जाएगा, साथ ही साथ फिर उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट तो बहुत है, साथ ही साथ अगर आप एक अपना QA QC में भी जाओगे वहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। यहाँ होगे इंडस्ट्री में अगर जाओगे पर्टिकुलरली इन सब उसमें तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। आपको मेथड ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी डिटेल में प्रॉपर, ठीक है। तो जो कोई इंडस्ट्री जाना चाहता है तो ध्यान से पढ़ ले, इसको पढ़ने से ये होगा आपका ईजी हो जाएगा। अब जैसे कुछ चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस को फिर आप ट्रबल शूट कैसे करोगे। कुछ इक्विपमेंट्स डिफरेंसेस होते हैं, हमारा वेरिएशन आ जाता है इंस्ट्रूमेंट का जो रिजल्ट को अफेक्ट कर देता है। साथ ही साथ स्टाफ भी चेंज होता है। अब देखो यार, हर चीज़ तो आप SU से RU पे नहीं लेकर जा सकते हो, तो थोड़ा बहुत चैलेंजेस आएंगे। कुछ लैब्स की कंडीशन अलग होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। अब देखो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ और एजेंसी आती, कुछ पर्टिकुलर जैसे बोल सकते हो US FDA है, वो हमारी ड्रग्स, बायोलॉजिक, मेडिकल इन सब में काम करता है। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है वैलिडेशन की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और GMP की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की। इनके मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात करें जो मेन है हमारी। फिर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी आती है जो एक तरीके से मेडिसिनल प्रोडक्ट को देखती है जो यूरोपियन यूनियंस में है।
अब जैसे कोई भी इशू है मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी एश्योरेंस पे, उसको डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर हमारे MHRA है, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जो यूके की रेगुलेटरी बॉडी है, मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस को देखती है। फिर हमारी थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो गुड्स हैं उनको रेगुलेट करती हैं। और फिर हमारी सिडिस्को, ये सबको पता है, हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो फार्मास्यूटिकल्स को देखती है। ये इसके चार्ट को आप बाय हार्ट कर लेना, ये फ्यूचर में भी काम आएगा आपका, अभी तो काम आ ही रहा है। फिर हमारा TT का रोल क्या है, मतलब इसका रोल क्या है, हमारी जो ये रेगुलेटरी बॉडीज है इनका TT में रोल क्या है। गाइडेंस डॉक्यूमेंट एक तरीके से आपको फ्रेमवर्क देगी, गाइडलाइंस देगी आपको TT को प्रॉपर्ली एफिशिएंटली वर्क कराने में। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट आप इसके कंप्लायंस के बेसिस पर करोगे या रेगुलेशन करोगे, और इसके TT के ड्यूरिंग भी और उसके बाद भी। फिर हमारा रेगुलेटरी सबमिशन आता है, जहाँ पे चेंजेस अप्रूव करके जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जो TT प्रोसेसेस के होते हैं ना, उसको सबमिट किया जाता है। गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे हमारी GMP गाइडलाइंस है या ICH गाइडलाइंस है, TT स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। इसको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं हमारी अथॉरिटीज़, ये मेंटेन होनी चाहिए, इनके कंप्लायंस और इनके बेसिस पर आपको देखना है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर देखेंगे, या तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखो या प्रॉब्लम पे, केस स्टडी देखो, ठीक है। केस स्टडी में हमारा जो है कमर्शलाइजेशन है। कमर्शलाइजेशन से आप समझ रहे हो क्या होता है, हमारा कोई भी न्यू प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन मेथड है वो हम मार्केट में लाते हैं, ठीक है। कोई भी अपना चीज़ मार्केट में लाना, उसको कमर्शलाइज करना, इसमें हमारा फार्मास्यूटिकल में अगर देखा जाए, इसमें रिसर्च होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल है, स्केलिंग ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा था ना, अब आप उसको उठा के सब कुछ मार्केट में लेकर आ रहे हो, सब कुछ मार्केट में लेकर आ रहे हो, कमर्शलाइजेशन कर रहे हो आप उसको सबको। अब जो एक सीमित दायरे में था, अब वो पूरी मार्केट में पहुंच गए, ठीक है। जैसे हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको अगर कमर्शलाइजेशन के बेसिस पे जाता है, स्केल अप करना पड़ता है, अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रखते हुए। फिर मार्केट ऑथराइजेशन पे पहुंचोगे, कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं जो अप्रूव करेंगे मार्केट प्रोडक्ट को। साथ ही साथ लॉन्चिंग प्लान की जाती है, प्लानिंग की जाएगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट में लाया जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग होती है, जैसे एस्टेब्लिश करेंगे सप्लाई चेन को या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को, मार्केटिंग करेंगे ना, उसकी मार्केटिंग भी होगी, एडवर्टीजमेंट भी होगा एक तरीके से। साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कह दिया कमर्शलाइजेशन करना है तो हो गया, नहीं, कुछ चैलेंजेस भी झेलने पड़ते हैं। दुविधा इनको भी है, दुविधा आपको ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में ही नहीं है, इनके पास भी बहुत सारे हैं। किसी के जिंदगी में चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस सबके होते हैं यार। चलो, अपने तो बाद में दुखड़ा रोलेंगे, पहले इनका देख लेते हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस में हमारे कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, जैसे कभी कभी अप्रूवल डिले हो जाता है, टाइमलाइंस बढ़ जाती है, कुछ कंप्लायंस इश्यूज आ जाते हैं जिससे कि रिजेक्शन या रिकॉल हो सकता है, ठीक है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये हो गया, वरना तो नहीं हुआ। फिर सप्लाई चेन इशू आता है, जैसे कोई आपको, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या आपको सप्लायर्स हैं, वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बता देंगे, जिससे आपका शेड्यूल जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा एक तरीके से। लॉजिस्टिक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस आ सकते हैं, स्टोरिंग में चैलेंजेस हैं। फिर हमारे क्वालिटी इश्यूज आ गए, जैसे प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रोडक्ट प्रोसेस का डिविएशन हो गया है, कुछ अनप्लान्ड था चेंज, अफेक्ट कर रहा है आउटकम। साथ ही साथ जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न है, जैसे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट है, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स हैं, वो थोड़ा सा आ जाते हैं कि लीगल डिस्प्यूट हो गए हैं टेक्नोलॉजी यूज़ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें, मतलब है बहुत कुछ। अब देखो, केस स्टडीज़ पे बात करते हैं हम। केस स्टडी में हमारा पहला केस है फार्मास्यूटिकल कंपनी ए। इसका इशू क्या था, फेस रेगुलेटरी डिलेज ड्यू टू इनकम्प्लीट वैलिडेशन डेटा। इसका इशू ये था, इसने इनकम्प्लीट वैलिडेशन डेटा की वजह से डिले हुआ। सॉल्यूशन ये था कि इसमें इम्प्लीमेंटेड अ रोबस्ट वैलिडेशन प्रोटोकॉल एंड इम्प्रूव डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से कंपनी ने फेस किया वैलिडेशन रेगुलेटरी डिले, क्योंकि उनके वैलिडेशन डेटा कंप्लीट नहीं था। उन्होंने अपने वैलिडेशन प्रोटोकॉल को रोबस्ट किया, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन का इम्प्रूव किया। फिर हमारा कोई बायोटेक फार्म भी है, उसने क्या किया, उन्होंने सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शन था,
एक क्रिटिकल एक्सीपियंट्स का वहाँ उनका थोड़ा प्रॉब्लम आया कि उनके पास रॉ मटेरियल जो आने चाहिए थे, एक्सीपियंट आने चाहिए थे, उसमें प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम मल्टीपल सप्लायर से रिलेशनशिप बनाएंगे, जिनसे जो हमारा इन्वेंटरी बफर्स है वो इंक्रीज हो जाए। मल्टीपल, ये देखो है ना, है सॉल्यूशन कि आप सप्लायर ही बहुत सारे ले लो, बट एक वो आ जाता है, अगर ये देखा जाए थोड़ा सा क्वालिटी में जाएगा, बट स्टिल अगर मेंटेन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक था जेनरिक मैन्युफैक्चरर थे सी, इनका ABC से नाम याद रखो। वहाँ क्वालिटी इशू आ रहा था जिसकी वजह से प्रोडक्ट का रिकॉल हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट का तो उन्होंने अपने QC को स्ट्रेंथ किया, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया प्रोसेसेस पे, और स्टाफ की ट्रेनिंग कराई। स्टाफ की ट्रेनिंग कराने से भी थोड़ा सा जो QC प्रोसेस था वो सही हो पाया, और सही होने की वजह से जो हमारा प्रोटोकॉल, जो प्रोडक्ट रिकॉल हो रहा था ना बार बार क्वालिटी इशू की वजह से, वो क्वालिटी इशू का फर्दर कोई ऐसा कुछ नहीं आया। तो वो जेनरिक मैन्युफैक्चरर सी का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब कुछ एजेंसीज हैं पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में, वो देखती हैं या उनका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये हमारा प्रमोट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी को। कौन से स्टेट में? इंडिया के आंध्र प्रदेश में देखता है ये सब कुछ, जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, इनका काम होता है। फिर हमारी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो असिस्ट करता है टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने में या डेवलप करने में, किसके थ्रू? पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी ऑफर करता है, लाइसेंसिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है हमारा NRDC। फिर टिफेक आता है, इसके बारे में आई गेस आपने सुना होगा, इफ़ नहीं सुना तो ये एक तरीके से प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट में, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये ना इनोवेशन को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में इनिशिएटिव लेता है। फिर हमारा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो हमारा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड है ना, ये हमारे बायोटेक को कमर्शलाइजेशन में प्रमोट करता है। जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है स्पेसिफिकली वहाँ देखता है, कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हमारा टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस या स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र जो है उसको सपोर्ट करेगा स्मॉल से मीडियम एंटरप्राइजेस पर। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप इसको स्टेबल से याद रखो। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन या ऐसे मान लो इम्पॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। ये एजेंसीज होते हैं, इनके की फंक्शंस होते हैं। साथ ही साथ कुछ रोल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप सबको पता है ये टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपर और यूज़र के बीच तक, जिसने डेवलप किया है उसे और जो यूज़ करने वाला है वहाँ तक एग्रीमेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, जैसे किसी ने पेटेंट फाइल किया है उसको ट्रांसफ़र कराने में या उसमें असिस्ट करने में, प्रोटेक्शन के टाइम पर फंडिंग सपोर्ट, ग्रांट्स लोन्स प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के इस टाइम पे। साथ ही साथ जो कैपेसिटी बिल्डिंग है या ट्रेनिंग ऑफर करता है, वर्कशॉप्स हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पे, वहाँ हमारी इन पर्टिकुलर एजेंसीज़ का रोल्स है और सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करते हैं। इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया में, उसका पहला है इनोवेशन प्रमोशन। ये एनकरेज करता है डेवलपमेंट कोई भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ का। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है स्मॉल या मीडियम लेवल पर, उसको सपोर्ट करता है कि जिससे वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर पाएँ। फिर ग्लोबल कंपैटिटिवनेस आ जाती है। ठीक है, कंपेटिटिवनेस में ये होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन इंडस्ट्रीज़ में, उनको एनहांस करता है, एक तरीके से बढ़ाता है, आगे पहुंचाता है। साथ ही साथ जैसे हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है या लाइसेंसिंग है, MOUs हैं या फिर लीगल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे कैसे होता है, जैसे कुछ भी हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से ना ये दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट और सबको प्रोटेक्ट करता है। लीगल डॉक्यूमेंट हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो भी दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, लॉयल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है ना उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके कंप्लायंस में रखता है। एक हमारे कोलैबोरेशन का क्लियर फ्रेमवर्क रखता है कि इस तरीके से ही काम होगा। साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के टाइम पर शेयर ना की जाए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये ज़रूरी होता है NDA। साथ ही साथ कुछ क्लॉज होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके, देखो
एक डेफिनेशन होती है हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, साथ ही साथ कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं पार्टीज़ के, एक्सक्लूजन होता है, टाइम ड्यूरेशन है, ब्रीच कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये तो आप सबको नॉर्मली पता ही है कि अगर एनडीए में आपने उसको नहीं फॉलो किया या ब्रीच किया तो उसके भी आपको कॉन्सिक्वेंसेज देखने पड़ते हैं। अब साथ ही साथ जैसे हमारे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट होते हैं, बहुत तरीके के लाइसेंस है, जैसे एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव, सब लाइसेंसिंग। एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग में ये होता है कि जो लाइसेंसी है, जिसके एक पर्सन के पास लाइसेंस है, उसके पास ही राइट होता है टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ नॉन एक्सक्लूसिव में हमारा मल्टीपल पार्टीज होती हैं जिनके पास राइट होता है। सब लाइसेंसिंग में ये होता है थर्ड पार्टी को ग्रांट किया जाता है। इनकी सबकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में स्कोप होता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ करना है, रॉयल्टी पेमेंट, फाइनेंशियल टर्म्स कैसे होंगे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, आईपीआर है, ओनरशिप पेटेंट जो है कंसिडरेशन, वो सब देखा जाएगा। फिर हमारा एट द एंड टर्मिनेशन जो होना है उसकी क्या कंडीशन है, कैसे ये क्लॉज जो है या टर्मिनेशन हो सकता है। फिर हमारे मेमोरेंडा होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट बोल सकते हैं, प्रीलिम एग्रीमेंट बोल सकते हैं, जो आपके कोलैबोरेशन की लाइनिंग, इंटेंट टू कोलैबोरेट को आउटलाइन करते हैं कि आपने क्यों, एक तरीके से जो शेयर्ड गोल है उसके बेसिस पर स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ शेयर्ड गोल। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में ये होता है जो ईच पार्टी है, दोनों पार्टी की जो जनरल ड्यूटीज हैं वो बताई जाती हैं। टाइमलाइन होती है इसकी कि इतने ड्यूरेशन में, मंथली बेसिस पर इतना माइलस्टोन का ही होता है टाइमलाइन। साथ ही साथ जो इसका, देखो ये सब ना, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल लॉज हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट हैं, एग्री डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको मान सकते हो, ये आपके नॉर्मल एग्रीमेंट्स हैं जो होते हैं। साथ ही साथ नॉन बाइंडिंग में लीगली एनफोर्समेंट नहीं होता, बट इनका सीरियस, मतलब कुछ ना कुछ सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है, कुछ सीरियस इंटेंट हो सकता है। लीगल इश्यूज में क्या होता है, आईपीआर के बारे में आप सबने सुना होगा, जैसे हमारे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होते हैं। आईपीआर ये देखता है, पेटेंट होता है कोई भी अनऑथराइज्ड यूज ना हो सके पेटेंटिंग टेक्नोलॉजी का। अगर आपका कोई आइडिया है या आपकी कोई टेक्नोलॉजी है जो आपने डिज़ाइन किया, उसको अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है, तो वो कोई भी जो ऑथराइज नहीं है यूज़ नहीं कर सकता उसको, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो ट्रेड सीक्रेट होते हैं, जो प्रोप्राइटरी एक्सेस होते हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। आपने कोई भी अपना फॉर्मूला किया है उसको आप ट्रेड सीक्रेट की तरह रख सकते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती उनको। कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, लोकल एंड इंटरनेशनल लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रेलेवेंट लीगल फ्रेमवर्क को, ठीक है, लोकल हो या इंटरनेशनल हो। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं, आपको सारी नेसेसरी परमिशन चाहिए इन सब लीगल इश्यूज़ के लिए। साथ ही जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, सबसे पहला रिजोल्यूशन हमारा होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, जिसमें एग्रीमेंट होता है कि आप कोर्ट के बाहर ही डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो। एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आप अपना डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के बाहर फॉलो कर लो, या फिर कोर्ट में जाकर तो हो ही जाएगा। फिर हमारा ज्यूरिसडिक्शन आता है, वो लाइक स्पेसिफाई करता है कुछ कंट्रीज़ के लॉज हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके बेसिस पर सारा फैसला किया जाएगा या डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ लायबिलिटीज़ और इंडेमनिटीज़ आती हैं कि आपको जो आपने किया है, कोई लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है, उसके बेसिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली जाती हैं। अगर आपने कुछ गलत किया या कोई डिस्प्यूट है किसी दो पार्टीज़ के बीच में, तो आपको लॉसेस भी सफ़र हो सकते हैं या डैमेजेस को भी पे करना पड़ सकता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। ओके।